उनके फ़राइज़ व इख्तियारात को हदबंदी व तय्युन होती है। शहरी सियासी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तूर व आइन की ज़रूरत हर दौर में महसूस की गई, जो ममलकत और शहरियों के हुकूक की पासदारी कर सके और उन्हें बाहम मरबूत व मुत्तहिद रख सके। मुल्क के लिए जो भी कवानीन वज़ा किए जाते हैं, वह इसी दस्तूर की रोशनी में वज़ा किए जाते हैं। हमारे मुल्क के दस्तूर का नाम भारत का आइन है, जैसा कि दस्तूर की दफ़ा 343 में इसकी वजाहत है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के पंजे इस्तेबदाद से आज़ाद हुआ और आज़ादी के तकरीबन 2.5 साल बाद आइन का नफाज अमल में आया। इसके बाद से हिंदुस्तान एक मुकम्मल खुदमुख्तार जमहूरी मुल्क बन गया, जिसका ख्वाब हमारे रहनुमाओं ने देखा था और जिसकी आबियारी के वास्ते बेशुमार कुर्बानियाँ दी थीं। इस तयशुदा दस्तूर के आगाज़ या दिबाचे में जो जुमले मरकूम हैं, वो इंतहाई चश्मकुशा और बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जिसमें एक आज़ाद समाजी फलाह व बहबूद पर मुबनी जमहूरी मुल्क के क़याम की बात की गई है, जहाँ तमाम शहरियों को हर किस्म की आज़ादी, मसावात और हुकूक हासिल होंगे। इस आइन में मुल्क के तमाम तबकात का भरपूर ख्याल रखा गया है और इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए शहरियों के हुकूक और उनकी ज़िम्मेदारियों की तय्युन की गई है। भारत का आइन हमें जहां अपने तमाम शहरी हुकूक की ज़मानत देता है, वहीं ये आइन हमें अपने फ़राइज़ से भी रोशनास कराता है कि मुल्क की तामीर व तरक्की में बतौर शहरी हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। भारत के आइन की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि ये दुनिया का सबसे तवील आइन है, जिसकी तश्कील में दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों और उनके दस्तूरों से इस्तिफादा किया गया है और इसमें इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, मुल्की वहदत को ख़ास अहमियत दी गई है। आज़ादी के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान के इत्तेहाद और उस मुल्क में उस वक्त मुल्क भर में मौजूद छोटी छोटी रियासतों के जमहूरिया हिंद में इंज़माम के हवाले से दस्तूर हिंद और इसके बानियों की दूरअंदेशी व बसीरत ख़ुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क एक वफाकी जमहूरिया की शक्ल में आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ सका। दरअसल आज़ादी से कबल हिंदुस्तान दो तरह के इलाकों में मुनक़सिम था, एक बरतानवी हिंदुस्तान के सूबे और दूसरे आबाई रियासतें। बरतानवी हिंदुस्तान के सूबों पर तो बरतानवी कंपनियों का राज था, इसी तरह आबाई रियासतों पर भी उन्हीं का कंट्रोल होता था। अलबत्ता इन रियासतों के रवायती सरबराह उनके हुक्मरान होते थे। कुछ कॉलोनियाँ भी थीं जिन पर फ्रांस और पुर्तगाल का राज था। आज़ादी मिलने के साथ ही इन इलाकों का सियासी इत्तेहाद सरकार के अहम हदफ में शामिल था। चुनांचा अगली दहाई में हिंदुस्तानी हुकूमत ने आईन हिंद के ज़रिए इस मकसद को हासिल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने मुख्तलिफ मुकामी रियासतों के हुक्मरानों पर जोर दिया कि वह हिंदुस्तान से इत्तेहाद कर लें। एक बार जब हिंदुस्तान से इल्हाक की तस्दीक हो गई तो इन रियासतों पर मरकज़ी हुकूमत का इक़्तिदार और इंतज़ामिया आहिस्ता आहिस्ता कायम हो गया। 1956 के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने बकिया 9 आबादियाती कॉलोनियाँ पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाया और वो भी हिंदुस्तान में जम हो गए। इस सिलसिले में जहां हमारे कौमी रहनुमाओं की दूरअंदेशी व जुरातमंदी ने काम किया, वहीं आईन हिंद की मजबूत बुनियादों ने भी इन रियासतों के सरबराह को हिंदुस्तान में शमूलियत पर आमादा किया और इस तरह पूरे मुल्क ने इस दस्तूर की रहनुमाई में मुत्तहिद होकर
समाजी व कौमी तरक्की का सफर शुरू करने का फैसला किया, जिसके मस्बत नतायज हमारे सामने हैं। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 284 अरकान के दस्तखत के साथ हमारे आईन को मंजूरी मिली थी, इसीलिए इस दिन कौमी यौम कानून के तौर पर मनाया जाता है। इसे यौम आईन हिंद भी कहा जाता है। दरअसल आईन के तई अपनी मालूमात और बेदारी को बढ़ाने और इसके ताल्लुक से अपनी शहरी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें अदा करने का अहद करने का दिन भी है। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान ने आज ये प्रोग्राम इसी मकसद से मुनक्कद किया है, जिसका मौजू हिंदुस्तानी रियासतों का इंज़माम और आईन हिंद है। इस मौजू पर खुसूसी लेक्चर देने के लिए हमने मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी और आईन हिंद के मशमूलात व खसाइस पर गहरी नज़र रखने वाले स्कॉलर श्री राम बहादुर राय को मदऊ किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मौजू पर उनके लेक्चर से हमें बहुत सी कीमती बातें और आईन हिंद के मुख्तलिफ अहम पहलुओं, खुसूसन रियासतों के जमहूरिया हिंद में इंज़माम के हवाले से कीमती मालूमात हासिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपसे गुजारिश है। प्रोफेसर अकील अहमद साहब, प्रोफेसर आसिफ, हमारे मित्र दिलीप मंडल जी और मित्रों, जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ वह जानने लायक है ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए अकील अहमद साहब ने जब मुझसे कहा कि विषय क्या हो, तो मुझे लगा कि घिसे पीटे विषय से अलग हमको ये बात करनी चाहिए कि जब संविधान बन रहा था तो उसी समय जो रियासतें हैं वो कैसे भारत में शामिल हो सके, और उसके लिए संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के जितना अंदर बातचीत हुई थी उससे ज़्यादा संविधान सभा के बाहर बातचीत हुई थी। तो वो एक बड़ा रोचक इतिहास है। और आज भारत जिस रूप में है, राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह नक्शा रियासतों के विलय के बाद बना है, नहीं तो नहीं बन पाता। तो मैंने तो लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सब पढ़ें। मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बन गई, और अंतरिम सरकार जब बन गई तो ये जो संविधान सभा है उसके चुनाव तो हो गए थे, जुलाई वगैरह में ही हो गए थे, लेकिन संविधान सभा के बनने में अड़चनें थी और अंततः संविधान सभा बनने की यानी उसको बुलाने की का फैसला लॉर्ड बेवल, उस समय वाइसराय थे, उन्होंने किया, जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर किया। और इस तरह से 9 दिसंबर 1946 को वो तारीख तय हुई कि 9 दिसंबर को संविधान सभा बुलाई गई। जो संविधान सभा बनी थी उसमें थे 385 सदस्य, लेकिन उस दिन 9 दिसंबर को 210 लोग आए। हम दिल्ली में हैं, नवंबर बीत रहा है। उस समय
के दिसंबर की आप कल्पना करिए, बहुत कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन हमने जो संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि 11 बजे सभा शुरू होनी थी, लेकिन लोग 10 बजे ही आ गए थे और 10 बजे जो आज का सेंट्रल हॉल है उस सेंट्रल हॉल में इकट्ठे हो गए थे। न सरदार आए थे, न नेहरू आए थे, बाकी सब लोग आ गए थे। तो उस 1 घंटे में आपस में बातचीत हो रही थी कि ये जो हम लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये संविधान बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी कोशिश हुई थी। तो लेकिन 9 दिसंबर को कार्रवाई शुरू हुई और संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई और 3 जून को माउंटबेटन के फार्मूले से देश का बंटवारा हो गया। तो 2 हिस्सा हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में 11 रियासतें थी और भारत में 3 आंकड़े हैं। कोई जैसे मान लीजिए, एक सरदार पटेल ने स्वयं 1948 में संविधान सभा के अंदर एक व्हाइट पेपर रखा। वो व्हाइट पेपर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन स्टेट्स। उसको मैंने देखा है, पढ़ा है, और उसके अंत में रियासतों की संख्या लिखी हुई है 584। उसी तरह से रियासतों का जब विलय हो गया तो 1950 में दूसरा व्हाइट पेपर सरदार ने रखा, तो उसमें रियासतों की संख्या 514। अभी कहीं पर आज के गृह मंत्री अमित शाह का एक भाषण मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा रियासतें थी। तो मैंने उनके एक सहयोगी को कहा कि अमित शाह जी से कहिए कि उनके पास तो रिकॉर्ड वगैरह होगा, वो देख लें कि संख्या वास्तव में क्या थी, क्योंकि 3 संख्या तो मेरे सामने है। और आमतौर पर आप जब पढ़ते होंगे तो आप पाते होंगे कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि 650 रियासतें थी। मैं आपको याद दिलाऊं कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण है, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि 600 से ज्यादा रियासतें थी। जो भी हो, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा। परंतु जब भारत आजाद हुआ तो जैसा आपने कहा और सही कहा कि आजादी से पहले एक ब्रिटिश भारत था और एक रियासतों का भारत था। तो ब्रिटिश भारत तो दरअसल वाइसराय जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश भारत को कंट्रोल करता था। जो वाइसराय था, एक ही आदमी 2 पदों पर है, और ये हेस्टिंग्स से चला आ रहा है। तो रियासतों का कंट्रोल वाइसराय के हाथ में होता था, और वाइसराय वहां के क्वीन या वहां के सम्राट का प्रतिनिधि होता था, और गवर्नर जनरल वहां की ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था। एक ही व्यक्ति में 2 सत्ता थी। जब देश आजाद हुआ तो रियासतों के बारे में ये निर्णय हुआ बाकायदे लिखित कि रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी और वो खुद तय करेंगी कि हम किसके साथ जाएं, भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं।
आज का जो पाकिस्तान है उसमें 9 रियासतें थी और आज का जो भारत है उसमें मैंने बता दिया है तो इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं कि बहुत छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़ी रियासतों तक कुल मतलब करीब 600 थी। रियासतों के का प्रश्न संविधान सभा में भी आया और संविधान सभा से बाहर भी आया। संविधान सभा में तो वो जो निर्णय होते थे उसकी सूचना दी जाती थी, निर्णय होते थे बाहर और उसके बहुत इतिहास में न जाकर के मैं आपसे कहूंगा कि 3 बातें याद रखें। नंबर 1, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पहली बात ये हुई कि रियासतों के बारे में भारत सरकार से पहला जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को कहा जाता है स्टैंड स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट। यानी जैसी जिस हालत में रियासत है उसी हालत में वो रियासत रहेगी, एक बात। और फिर उस रियासत का कैसे विलय होगा इसके बारे में बातचीत चली और बातचीत चलने के बाद जो समझौता हुआ उसको कहते हैं विलय का समझौता कह लीजिए या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसको अंग्रेजी में कहा गया। और तीसरी प्रक्रिया हुई जब पूरी तरह से वो भारत में उसका विलय हुआ। और बड़ी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी जम्मू कश्मीर और सबसे छोटी रियासत थी जिसका कि कुल क्षेत्रफल 26 स्क्वायर किलोमीटर था, वो उड़ीसा में कोई थी। गुजरात में जो आज का सूरत और सूरत के आसपास का इलाका है जिसको सौराष्ट्र कहते हैं बोलचाल में, सौराष्ट्र में 300 रियासतें थी, छोटी बड़ी 300 रियासतें थी। उसी तरह से आज के उड़ीसा में 250 के आसपास रियासतें थी। दक्षिण भारत में भी 200 के आसपास में रियासतें थी। 8-10 रियासतें बड़ी रियासतें थी। तो इन रियासतों के बारे में 12 मई 1946 को जो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी, उन घोषणाओं से ये दरअसल निर्धारित हुआ कि रियासतों का भविष्य क्या होगा। और फिर 16 मई 1946 को जो ब्रिटिश सरकार की ओर से कैबिनेट मिशन आया था उसने भी जो घोषणा की, उसने उसका डॉक्यूमेंट है, तो कैबिनेट मिशन के डॉक्यूमेंट में भी रियासतों के बारे में एक वर्णन था। दूसरी तरफ जो हम लोगों को जानना चाहिए वो ये कि वो तो ब्रिटिश सरकार का एक था कि इस तरह से हम रियासतों के बारे में फैसला कर रहे हैं कि रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी, लेकिन जो दूसरी तरफ रियासतों का अपना एक जगह जगह नरेंद्र मंडल था, उसको हिंदी में नरेंद्र मंडल कहते हैं और अंग्रेजी में उसको प्रिंसेस काउंसिल कहते हैं। तो और उसके अध्यक्ष आपस में उन लोगों के अंदर चुनाव होता था। तो जिस तरह से संविधान सभा बनी वैसे ही ये जो प्रिंसेस थे, रियासतों वाले लोग थे, उनकी भी पैरेलल मीटिंग कभी बंबई में हो रही है, कभी दिल्ली में हो रही है, और वो मीटिंग करते थे और आपस में बात करते थे और फिर ब्रिटिश सरकार से भी और कांग्रेस की लीडरशिप से, मुस्लिम लीग की लीडरशिप से भी
वो निगोशिएशन करते थे कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। उनके अंदर एक बेचैनी भी थी कि दरअसल हमारा भविष्य क्या होगा। अब वहां दो तरह की बातें थी, यानी रियासतों के जो मुखिया थे, रियासतों के जो नवाब थे या रियासतों के जो राजा थे, वो अपनी हैसियत के बारे में बहुत सावधान थे, सतर्क थे अपनी सुविधाओं के बारे में। दूसरी तरफ वहां के जो लोग थे वो आजादी पाने के लिए लड़ते थे, जेल जाते थे और वो इनसे मुक्ति भी चाहते थे। तो एक अंदर संघर्ष भी चल रहा था। और इसमें एक बात और बताना चाहिए मुझे, अंग्रेजी जमाने में वाइसराय के अंडर ही एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था। वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में रियासतों की व्यवस्था को देखता था और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट एक भारत सरकार के सेक्रेटरी के पद का कोई सीनियर अंग्रेज सेक्रेटरी होता था और हर रियासत में एक अंग्रेज रेजिडेंट ऑफिसर्स के तौर पर वहां बैठता था। जब ये विलय की प्रक्रिया चली तो आप सब लोगों को जान करके हो सकता है कि आश्चर्य भी हो कि सरदार या वीपी मेनन या और दूसरे लोग, लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह, जब रियासतों में रेजिडेंट अफसर के घर पर गए या उनके निवास पर गए तो उन्होंने देखा कि ये जो राजा महाराजा और नवाब थे उससे ज्यादा बड़ी हैसियत अंग्रेज उन रेजिडेंट अफसरों की थी, उनके बंगले थे, उनकी सुविधाएं थी। और देख करके इन लोगों की आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। वो कहना चाहिए कि आश्चर्यचकित रह हुआ। और उसमें जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था वो रियासतों को भड़का भी रहा था। तो जब देश आजाद हुआ तो और ये हुआ कि सरदार पटेल के पास ये स्टेट वाला काम आ रहा है, बाई चांस उसी दिन वीपी मेनन रिटायर भी हो रहे थे। तो वीपी मेनन सरदार से मिलने के लिए आए। आज जो एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, आप लोग आते जाते जब होटल ताज मानसिंह को से आगे बढ़ेंगे, जो औरंगजेब रोड पहले था, अब आजकल एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, उस सड़क पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाएं तरफ आप जरा ध्यान दीजिएगा तो एक ईंटे की चारदीवारी से घिरा हुआ एक बंगला, तिकोना बंगला है। वो सरदार का घर था, सरदार पटेल उसी में रहते थे। वो इवेक्टिव प्रॉपर्टी है। और ठीक उसके सामने आजकल एक दूतावास हो गया है। और तब उस सड़क का नाम दूसरा था, मैं अभी भूल रहा हूँ, परंतु जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों में उस सड़क का नाम 17 यार्क रोड उसका नाम था। तो जवाहरलाल नेहरू सामने की कोठी में रहते थे और वो उसका पता था 17 यार्क रोड। जो भी हो, उस यार्क रोड की पहली कोठी में सरदार थे। वीपी मेनन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं आपको नमस्ते करने आया हूँ। तो सरदार ने कहा कि नमस्ते करने की जरूरत नहीं, तुम तो कोई, मैं देख रहा हूँ तुम स्वस्थ हो, तुम हमारे साथ रहो। और फिर
उन्होंने पहले उस समझा कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में होता क्या है आदि आदि, और अगले दिन या कुछ दिनों बाद पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को उन्होंने इंडियन स्टेट्स डिपार्टमेंट का नाम दिया। पहला काम ये हो, और इंडियन स्टेट्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो पहला भारतीय बना वो वीपी मेनन बने। यहाँ से रियासतों के विलय की प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद मैंने बताया कि 3 तरीके निकाले गए, और उन 3 तरीकों से रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ। उसमें कठिनाइयां बहुत थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रियासतों की संख्या के बारे में जो कुछ संख्या अलग अलग बताई जाती है, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि आमतौर पर 554 या 565 की जगह जगह गणना है, और मैंने आपसे कहा कि 1948 में जो श्वेत पत्र निकला है उसमें उसकी संख्या 584 है। जो भी हो, 9 दिसंबर को जो संविधान सभा बैठी तो उस समय कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा काम कर रही थी, और संविधान सभा को इसका एहसास था कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लेकिन और उस संविधान सभा में संख्या कितनी होगी, किसका कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये सब कुछ तय हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान में। और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 93 प्रतिनिधि संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में आने थे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि चूंकि रियासतों के बारे में कुछ भी निर्णय हुआ नहीं था, इसलिए 9 दिसंबर को तो केवल 210 लोग आए, और 210 में 15-20 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, बाकी सारे कांग्रेस के लोग। जैसे बेगम रसूल बेग, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये रियासतों के विलय में भी है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो निर्वाचन प्रणाली में पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो थे उसको एक करने में भी उनका बड़ा रोल है। तो वो थी। खुद असम के जो उस समय के प्रधानमंत्री होते थे वो थे। सबसे बड़ा चर्चित नाम जो मुस्लिम लीग का था, जो जिन्ना के जो भी सहयोगी थे, एक तरह से जिन्ना को समझा करके लाने वाले लोगों में से थे, जो बाद में चले गए पाकिस्तान, लेकिन वो संविधान बनने तक संविधान सभा में थे। अभी नाम में लियाकत अली खान नहीं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसमें शायद इसमें कहीं होगा उनका जिक्र। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। लखनऊ के थे, बाराबंकी के। अच्छा, खलिकुजमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। टू पाकिस्तान। हाँ, उनकी बहुत मशहूर पुस्तक है पाथवे टू पाकिस्तान। लेकिन खलिकुजमा संविधान बनने तक संविधान सभा में थे। संविधान के समापन पर उनका बहुत शानदार भाषण भी है, वो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पढ़ सकते हैं। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये जो रियासतों के विलय का विषय है उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा कि
कैबिनेट मिशन योजना में रियासतों के बारे में एक विषय था, एक बाकायदे क्लाज था कि रियासतों से 93 सदस्य संविधान सभा में आएंगे और ये तय हुआ कि ये एक दिन एक छोटी सी कमेटी बनी जिसमें 3 लोग थे और उस कमेटी में लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये तय हुआ कि रियासतों की जगह कैसे भरी जाए। ये पहला, क्योंकि संविधान सभा को काम करना था तो ये व्यवस्था थी कि संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की जगहें किस तरह भरी जाए। देशी रियासतों की बनाई हुई कमेटी और संविधान सभा के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई कमेटी को एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिए। रियासतों ने अपनी कमेटी बना ली है और जब असेंबली के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी अपनी कमेटी बना लेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है। ये था कैबिनेट मिशन प्लान की व्यवस्था। जब संविधान सभा बैठी तो सब लोगों का, वहाँ जो सीनियर मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू सहित सबकी ये राय थी कि बातचीत जल्दी शुरू होनी चाहिए और बातचीत जल्दी शुरू होनी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के आधार पर फिर रियासतों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और शुरू में एक निगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई। जो निगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई उसने 28 अप्रैल 1947 को अपनी पहली रिपोर्ट दी और वो उस रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं संविधान सभा में रखा और कहा कि इस दौरान रियासतों के जो प्रतिनिधि संविधान सभा में आ गए हैं उनका स्वागत है और उम्मीद है कि शेष प्रतिनिधि भी स्वीकृत प्रणाली के अनुसार आ जाएंगे। कुछ रियासतों के प्रतिनिधि आ गए थे, जैसे बड़ौदा के आ गए थे। BL मित्तर एक मेंबर होते थे, हालांकि उनकी जल्दी ही डेथ हो गई। BL मित्तर बड़ौदा रियासत के प्रतिनिधि के रूप में आए थे और जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके भी वो मेंबर थे। तो कुछ शुरू में रियासतों के लोग आ गए थे, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया यानी तो शुरू हुई, जैसा मैंने आपसे कहा, सर कोनार्ड कोरफील्ड एक सज्जन थे जिन्होंने कि दरअसल बहुत सारी साजिश भी रची थी और उन्होंने कोशिश की थी कि रियासतों को भड़काएं, लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिली और संविधान सभा के हाथ पांव, जैसा मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन से बंधे हुए थे, लेकिन जब आज़ादी आई तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान से स्वतंत्र हो गई, सोवरेन हो गई, अपना फैसला स्वयं कर सकती थी और उस पर अब कोई ब्रिटिश सरकार का कोई दबाव नहीं था। तो इस वजह से संविधान सभा ने तेजी से काम शुरू किया और मैंने ये लिखा है, निदा फाजली का एक मशहूर शेर है,
हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना हो कई बार देखना। तो रियासतों के सवाल पर भी यह बहुत सही उतरता है, लेकिन रियासतों के विलय में जिस तरह से सरदार पटेल ने भूमिका निभाई, उनके बारे में ये आमतौर पर माना जाता है कि बड़े सख्त इंसान थे। लेकिन रियासतों के प्रतिनिधियों से बात करते समय सरदार बिल्कुल दूसरे तरह के थे, और इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। जहां सबसे ज्यादा खतरा था कि वहां से बात शुरू करेंगे तो फेल कर जाएंगे, सरदार ने सबसे पहले वहीं शुरू किया, और वो जगह थी मयूरभंज। ये सारे अफसर, कांग्रेस की लीडरशिप, ये सब सरदार को सलाह दे रही थी कि आप दक्षिण से शुरू करिए, बड़ौदा से शुरू करिए। सरदार ने कहा नहीं, मैं उड़ीसा की छोटी छोटी रियासतों से बात शुरू करूंगा। तो उनको जवाहरलाल नेहरू ने भी सावधान किया, उनके अफसरों ने भी सावधान किया कि आप वहां जा रहे हैं, अगर वहां बातचीत टूट गई तो उसके बाद रियासतों से बातचीत बड़ी कठिन हो जाएगी। परंतु सरदार मयूरभंज गए। उड़ीसा की सबसे बड़ी रियासत थी मयूरभंज, और उसके आसपास की छोटी छोटी रियासतें उससे जुड़ी हुई थी। सबको उन्होंने बुलाया, बताया, बात की। पहला फैसला किया कि मयूरभंज उड़ीसा में रहेगा, और उससे लगे हुए कुछ हिस्से को उन्होंने कहा कि उस समय के बिहार में हो जाएगा। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि हर रियासत का मुखिया जो था वह अपनी हैसियत के बारे में ज्यादा सजग था, अपनी जनता के बारे में कम था। सरदार ने इसको ठीक से समझा, इसलिए हर रियासत के प्रतिनिधि को उन्होंने कहा कि आपकी जो सुविधाएं हैं, आपकी जो हैसियत है, आपका जो सम्मान है, वो सुरक्षित रहेगा। और इस आश्वासन के बाद बातचीत बहुत आसान हो गई। इसीलिए जब ये जो प्रिवी पर्स आपने सुना होगा, जिसको इंदिरा गांधी ने 1970-71 में समाप्त किया, प्रिवी पर्स सरदार का किया हुआ निर्णय था। यानी जिस रियासत की आमदनी 1 लाख रुपए थी, उस रियासत को 10% उसके मुखिया को सालाना मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ये सरदार का फैसला। उसी तरह से जिसको बहुत सारी रियासतें थी जिनको किसी को 100 बंदूक की सलामी दी जाती थी, किसी को 10 तोप की सलामी दी जाती थी, तो उसको भी बरकरार रखा। हाँ, उनकी रियासत ले ली, परंतु उनका सम्मान सुरक्षित रखा। तो जब इसके बारे में शिकायतें सरदार के पास आने लगी कि ये लोग कह रहे हैं कि आपने उनको बड़ी सुविधा दे दी, तो मैंने कहीं पढ़ा है, और बहुत प्रामाणिक वो उनका जीवनीकार है, उसने लिखा है कि सरदार ने कहा कि देखो, हमने रियासत ली, लेकिन जो रियासतों के
राजा महाराजा नवाब हैं, उन्होंने अपनी रियासत स्वेच्छा से दी। हमने उनके सम्मान की रक्षा की है और वो हमारा वचन है और ये हम पूरा करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो सरदार ने जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, जिसमें उसको लगता है कि हाँ हमारी जो प्रतिष्ठा है वो तो सुरक्षित है और अब जमाना बदल गया है, हम अब रियासत नहीं रख सकते क्योंकि हमारी रियासत की हमारी जो प्रजा है वो स्वयं ही लोकतंत्र चाहती है। तो इस तरह से मयूरभंज में जा करके उन्होंने सबसे पहले बात की और पूरे उस समय के नेतृत्व को, उस समय की ब्यूरोक्रेसी को इस बात की बड़ी मतलब राहत मिली कि मयूरभंज में सरदार सफल हो गए और उस सफलता ने फिर जो एक एक के बाद हर जगह, पहले उन्होंने दक्षिण में बात की, उसके बाद सौराष्ट्र में गए। उस समय महात्मा गांधी जीवित थे। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को गए हैं और ये संभवतः 25 जनवरी 1948 की बात है जब सरदार भी सौराष्ट्र से आए हैं, बीपी मेनन भी सौराष्ट्र से आए हैं और सौराष्ट्र की 250-300 रियासतें बिना शर्त भारत में विलय के लिए तैयार हो गई हैं। बाकायदे विलय पर हस्ताक्षर हो गया है। तो सरदार ने वीपी मेनन से कहा कि तुम जाओ और गांधी जी को ये पूरी बात बताओ। गांधी जी को बात बताने के दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि गांधी जी खुद काठियावाड़ के थे और वहां की रियासतों के बारे में उनकी दिलचस्पी थी, और दूसरा कि सौराष्ट्र में जो अरेंजमेंट बना उसमें बाद में वो कांग्रेस के बहुत दिनों तक अध्यक्ष थे यूएन ढेबर, वो यूएन ढेबर वहां के प्रमुख बने। वो लोगों का फैसला था यूएन ढेबर। तो गांधी जी को ये भी लगा कि यूएन ढेबर जैसा आदमी जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है वो अब वहाँ सौराष्ट्र जो यूनियन बनी है उसका वो प्रधान बना है। तो इस तरह से ये पहले बाहर फैसले होते थे और उसके बाद जो है वो संविधान सभा की एक कमेटी काम करती थी जो इन प्रक्रियाओं को में मदद भी करती थी। उस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा अपनी रियासती कमेटी, उसको रियासती कमेटी कहा था, रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाए। यानी जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको लोगों ने माना और इस तरह से 21 दिसंबर के बाद जो पहली महत्वपूर्ण घटना है वह 29 जनवरी 1947 की है, जब आज के मुंबई में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में बाकायदे प्रस्ताव पारित होता है और जिन लोगों ने थोड़ी बहुत शरारत की थी उनकी चली नहीं। और मैंने जैसा पहले आपसे कहा कि बंबई की बैठक में ही बड़ौदा नरेश के निर्देश पर डीएल मित्तल 8 फरवरी 1947 को संविधान सभा की रियासती कमेटी में वो सीधे बात करेंगे और जाएंगे, ये उस समय निर्णय हुआ। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के इशारे पर जो प्रिंसेस काउंसिल थी उसमें फूट पड़ गई और फूट पड़ने के बाद
फिर जो है वो रियासतों का काम बहुत आसान हुआ और ये गड़बड़ हो रही थी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो रेसिडेंट अंग्रेज प्रतिनिधि थे उनके कारण से गड़बड़ वहां हो रही थी। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व का आधार था 1935 का जो संविधान था वह, और ये 13 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में दरअसल वह उस अफसर का नाम है सर कोनार्ड कोरफील्ड, वही पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और उस बैठक में उन्होंने कुछ शरारत की थी लेकिन वो चल नहीं पाई और इस तरह से रियासतों की संविधान सभा में जो भागीदारी का पहला चरण है वो 28 अप्रैल 1947 को पूरा हुआ। दूसरा चरण 14 जुलाई 1947 को था जब रियासतों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में संविधान सभा में पहुंचे और उनकी संख्या 37 थी। यानी जैसे जैसे विलय वाली बात होती जाती थी तो उनके रियासतों के लोग तय करते थे, चुनाव होता था वहां और चुनाव के बाद वो संविधान सभा के सदस्य हो जाते थे। आज ये जानना और उस कुतूहल को शांत करना जैसा होगा कि आखिर वो कौन कौन सी रियासतें थी जो उस समय आई। तो मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, पटियाला, सिक्किम, कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर और खासी जनजाति की रियासतें, रामपुर और बनारस, पूर्वी राजपूताना, पश्चिमी भारतवर्ष जिसका मैंने जिक्र किया, गुजरात, दक्षिण की रियासतें, पूर्वी रियासतें, अवशिष्ट दल। इस अवशिष्ट दल के प्रतिनिधि थे बलवंत राय गोपाल राय जी मेहता। तो रियासतों का विषय कितना जटिल था इसे जानने के लिए एक सूत्र जैसा है वह निर्णय जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को करना पड़ा। आज यह सुनकर किसी को भी अचंभा होगा पर इतिहास की यह ऐसी हकीकत है जिसे बार बार याद किया जाना चाहिए। उसकी तारीख थी 1947 की 25 जुलाई, जिस दिन नरेंद्र मंडल की सभा बुलाई गई थी। वीपी मेनन ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली और अंतिम बार ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में रियासतों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। रियासतों के सवाल पर जितना कुछ मैंने पढ़ा है मैंने ये पाया है कि लॉर्ड माउंटबेटन का रोल बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने पाकिस्तान में भी रियासतों को सलाह दी कि आप पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ सहयोग करिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ भी जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ पैदा हुई, जैसे एक कठिनाई भोपाल के नवाब के साथ थी। भोपाल के नवाब तय नहीं कर पा रहे थे और भोपाल के नवाब जो प्रिंसेस काउंसिल थी के चेयरमैन भी थे उस समय। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब को सलाह दी कि आप सहयोग करिए और उनकी बात माने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, जो लोग भी जम्मू कश्मीर का इतिहास जानते हैं उनको मालूम है कि हरि सिंह दुविधा में थे, लेकिन हरि सिंह को सही सलाह लॉर्ड माउंटबेटन ने दी, महात्मा गांधी ने दी और अंततः उन्होंने माना। तो
लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के रहते हैदराबाद का मसला नहीं हल हो सका था, वो बाद में तय हुआ। लेकिन ये वीपी मेनन की जो पुस्तक है, आप सब जानते होंगे कि वीपी मेनन ने 2 स्थानों पर, यानी ब्रिटेन में ट्रांसफर ऑफ पावर का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और 12 वॉल्यूम में ट्रांसफर ऑफ पावर के रिकॉर्ड सारे ब्रिटेन में हैं। उसी तरह से भारत में वीपी मेनन ने ट्रांसफर ऑफ पावर को 12 खंडों में अपनी किताब में लिखा है और एक किताब उसका कंपाइलेशन। वीपी मेनन वो व्यक्ति हैं जिनको कि सरदार ने आखिरी दिनों में, अपने जीवन के आखिरी दिनों में कहा था कि तुम 2 किताबें लिखना, एक ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में लिखना और दूसरा रियासतों के विलय के बारे में लिखना। तो रियासतों के विलय के बारे में जो वीपी मेनन ने लिखा है, उसमें ये 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के भाषण में भी रियासतों का जिक्र आता है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को, यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे, जब 12 बजे की घंटी बजी, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण किया, लेकिन उससे पहले, यानी 15 अगस्त का एक किस्सा है कि ये आज़ादी अपनी 15 अगस्त को ही दिन क्यों तय हुई। तो 2 किस्से मैंने पढ़े हैं। तमाम लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया कि 15 अगस्त को हम वो देश को, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन होगा 15 अगस्त। 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1945 में 15 अगस्त को ही जापान ने जिसके सामने सरेंडर किया था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस क्षेत्र के वो ब्रिटिश सेना के कमांडर में जो भी उनका पद वगैरह होगा। तो 15 अगस्त उनके जीवन का बहुत, एक तरह से उनके जीवन के विजय का दिन था। जब भारत को आज़ादी देने का समय आया तो उनको याद आया कि 15 अगस्त बहुत अच्छा दिन होगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिषियों का भी की सलाह ली जाती है। जवाहरलाल नेहरू प्रोग्रेसिव आदमी थे, लेकिन वो ज्योतिषियों पर भी भरोसा करते थे और ज्योतिषियों ने उनको सलाह दी कि 15 अगस्त तो बहुत खराब दिन है। तो 15 अगस्त की सुबह न हो करके फिर ये बीच का रास्ता निकाला गया, यानी शायद ज्योतिषियों ने ही निकाला कि रात को 12 बजे, यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद जो समय होगा वो 15 अगस्त होगा और उसमें आप कुछ करते हैं तो 15 अगस्त का जो कुछ खराबी है वो आपको नहीं लगेगी। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य थे और उनके बेटे एस गोपाल ने उनकी जीवनी लिखी है। उनकी जीवनी में एक बहुत रोचक प्रसंग है। अगर मुझे पेज नंबर याद है तो ये 187 पेज नंबर अगर आप पलटेंगे उनकी जीवनी में तो उस पर लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन को कहा कि मैं तो थोड़ा बोलूंगा और मेरे बाद जो समय बच जाएगा तो आपको बोलना है और 12 बजे तक बोलना है।
तो राधा कृष्ण ने 12 बजे तक वो निर्वाह किया। 12 बजे तक वो बोलते रहे। जब 12 बजा तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 घोषणाएं की। मैं इसलिए बता रहा हूं कि रियासतों के विलय से भी इसका संबंध है और हमें जानना भी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं, सत्ता का हस्तांतरण, अंग्रेजों ने करीब 200 साल हमारे ऊपर राज किया है। तो 200 साल बाद आजादी का जो क्षण आया वो 15 अगस्त को 12 बजे आया और सत्ता का हस्तांतरण संविधान सभा में हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी लंबे समय से, यानी करीब करीब 39 से ही बार बार ब्रिटिश सरकार ये घोषित करती रही है कि हम निर्वाचित प्रतिनिधियों को, यानी भारत के प्रतिनिधियों को हम सत्ता सौंपेंगे। तो इसलिए 15 अगस्त की रात 12 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब 12 बजा तो उन्होंने पहली घोषणा की कि संविधान सभा ने शासन का अधिकार ग्रहण कर लिया है। ये पहली घोषणा थी और इस तरह से सत्ता के हस्तांतरण का वो की घोषणा थी। दूसरी घोषणा की उन्होंने कि लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल बने रहेंगे। तीसरी घोषणा की कि जवाहरलाल नेहरू यह सूचना लॉर्ड माउंटबेटन को तत्काल अभी जा करके रात में उनको देंगे। ये 3 घोषणा करके और उसके बाद संविधान सभा वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके समाप्त हो जाती है और फिर सुबह होती है। तो ये उस जब सुबह जो संविधान सभा हुई उसमें गवर्नर जनरल के तौर पर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ये कहा, और मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं, जिस बैठक में 3 जून वाली योजना स्वीकृत हुई थी उसमें मैंने नेताओं के आगे विभाजन के शासन संबंधी परिणामों के विषय में एक विचार पत्र उपस्थित किया था और उसी समय हमने इतिहास की एक सबसे बड़ी शासन संबंधी कार्रवाई करने के लिए एक व्यवस्था भी की थी। यह कार्रवाई 40 करोड़ निवासियों वाले इस उपमहाद्वीप के बंटवारे और 2.5 महीने से भी कम समय में 2 स्वाधीन सरकारों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के संबंध में थी। बाकी बहुत सारी बातें हैं और यह जो अंश है वह देशी रियासतों से संबंधित है। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अब मैं देशी रियासतों की समस्या को लेता हूँ। 3 जून वाली योजना में केवल ब्रिटिश भारत में सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था की गई थी। रियासतों के संबंध में तो सिर्फ एक पैराग्राफ में यह कहा गया था कि सत्ता हस्तांतरित होने पर रियासतें जिनकी संख्या 565 है स्वतंत्र हो जाएंगी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रियासत विभाग के प्रधान दूरदर्शी राजनीतिज्ञ सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय प्राप्त है कि एक ऐसी योजना तैयार हो सकी जो मुझे भारत के स्वाधीन उपनिवेश के लिए तथा रियासतों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से रियासतों दोनों के लिए हितकर जान पड़ी। तो इस तरह से रियासतों का विलय संविधान बनने के साथ साथ रियासतों के विलय की प्रक्रिया चलती रही और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ, लेकिन संविधान सभा
एक दिन के लिए और बैठेगी, इसका अधिकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा से लिया। और उसकी वजह ये थी कि 3 बातों का फैसला नहीं हो पाया था, तो इसलिए 26 नवंबर को संविधान स्वीकृत तो हो गया, लेकिन संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को दोबारा बैठी। मैं 24 जनवरी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रियासतों का प्रतिनिधित्व जो शुरू हुआ उसका विराम यानी उसका अंत हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भी 3 प्रतिनिधि, ये विंध्य प्रदेश के जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, वो 24 जनवरी 1950 को शामिल हुए थे। तो इस तरह से जैसे जैसे रियासतों की विलय की प्रक्रिया पूरी होती जाती थी, वहां से चुन करके लोग आते थे। और ये 24 जनवरी को 1950 को भाषा के संबंध में एक निर्णय, स्वयं कोई बहस नहीं हुई, संविधान सभा के अध्यक्ष ने भाषा के बारे में एक निर्णय किया। दूसरा निर्णय उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में किया। और तीसरा निर्णय उन्होंने नहीं किया, संविधान सभा ने किया। राजेंद्र बाबू उसी दिन जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव से और सरदार पटेल के समर्थन से राजेंद्र बाबू को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो इस तरह से मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि संविधान का बनना और रियासतों के विलय का होना ये साथ साथ चला है। एक कठिन काम था, और अगर उसमें संविधान सभा का नेतृत्व रियासतों के प्रतिनिधि, रियासतों के लोग सहयोग न करते, तो भारत जो आज एक है, वह उस समय जब आजाद हुआ तब उसके कई टुकड़े होने के खतरे थे। रियासतों के विलय का मतलब यह है कि वीपी मेनन ने जब ये इंडियन स्टेट्स पर अपनी किताब लिखी, तो शुरुआत ही यहीं से की है कि 1000 साल के इतिहास में पहली बार, यानी रियासतों के विलय का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ वो ये कि 1000 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली का शासन पूरे देश में एक साथ चलता, और ये पहले नहीं था। हम अपने इतिहास में लौट करके जाएं तो ये हमारी ताकत है। और रियासतों के विलय में रियासतों के जो लोग थे, जो प्रधान थे, जो उन सब ने थोड़ी हिचक, कुछ लोगों ने थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन अंततः सब भारत के संविधान में भी उन्होंने आस्था प्रकट की, और भारत के एकीकरण का जो एक लक्ष्य था उसको भी पूरा किया। मैं अपनी बात यही पूरी कर रहा हूँ। आपने कुछ नोट किया है, लिखा है? नहीं, मैं उस तरीके से नहीं। जैसा कि